कालू कौवा नदी से बाहर निकलकर उस ऑटो के पास आता है। अरे अरे बाप रे कालू, ये तूने क्या कर दिया? भाई का ऑटो तो तूने बुरी तरह से तोड़ फोड़ दिया। गौरी मेरी बहन, मेरा ऑटो कैसा लगा तुम्हें? भाई बहुत ज्यादा अच्छा है आपका ऑटो। आपकी नौकरी चली गई थी, मैं बहुत ज्यादा चिंता में थी, परंतु आप तो बहुत मेहनती हो, कभी खाली नहीं बैठ सकते। हाँ गौरी बहन, हम कौवे तो होते ही मेहनती हैं। सिर्फ तुम्हारे पति कालू कौवे ने ही हम कौवों की नाक कटवा रखी है। भाई जाने दे कालू जी को, आप ये बताएं आप क्या खाओगे? मैं अभी लाकर देती हूँ। हाँ हाँ, भाई से तो बड़ा पूछ रही है। मेरे लिए तो जला भुना बकवास भोजन बनाती है, जैसे मैं इसका पति नहीं कोई इसका नौकर हूँ। कालू, मेरे ऑटो को देखकर क्या सोच रहे हो तुम? मैं तो कुछ नहीं सोच रहा भाई, मैं तो मन ही मन आपके इस ऑटो के तारीफें कर रहा था। फिर गौरी कौवी अपने भाई को घर में लेकर आती है और मजेदार भोजन बनाकर खिलाती है। बहन, इस ऑटो को खड़ा करने के लिए मैं एक घर बनवा रहा हूँ, इसलिए शाम तक ये ऑटो मैं यहीं पर छोड़कर जा रहा हूँ। अरे बिल्कुल भाई, आप चिंता ही ना करो, आपका ऑटो मेरा ऑटो, मैं आपके ऑटो का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखूंगा। हाँ हाँ, अच्छे से ध्यान रखना। अगर मेरे ऑटो को एक भी खरोच आई तो तुम तो मुझे जानते हो, मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। फिर गौरी कौवी का भाई अपना ऑटो कालू कौवी के घर के पास खड़ा करके वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा गौरी कौवी के भाई के ऑटो पर जाकर बैठ जाता है। वैसे कहना पड़ेगा, ऑटो तो मस्त लग रहा है, इसे चलाने में कितना ज्यादा मजा आता होगा। तो फिर क्या सोच रहा है कालू? एक राउंड तो होना ही चाहिए इस ऑटो का। पर कालू, तुझे तो ऑटो चलाना आता ही नहीं है, अगर कुछ हो गया तो भाई को क्या जवाब दूंगा? कालू कौवा ऑटो में बैठकर काफी देर तक ऑटो चलाने के बारे में ही सोचता रहता है। बस बस, बहुत हो गया, जो होगा वो देखा जाएगा। एक राउंड तो मैं ऑटो का लेकर ही रहूंगा। बस फिर क्या, कालू कौवा ऑटो को स्टार्ट करता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलाकर उसे हवा में उड़ा देता है। अरे वाह, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, कितना मजा आ रहा है इसे चलाने में। अब तो कालू कौवा अपने आप को बहुत महान ड्राइवर समझ रहा था। वो ऑटो की स्पीड काफी ज्यादा तेज कर देता है। वो तो बड़े मजे में जा रहा था, उसे पता ही नहीं लगता कि वो कब जाकर बड़े पेड़ से टकरा जाता है और ऑटो ऊंचाई से गिरने की वजह से बुरी तरह से टूट फूट जाता है और कालू कौवा नदी के पानी में गिर जाता है। शुक्र है मैं बच गया और पानी में आकर गिर गया, वरना मेरा बड़ा बुरा एक्सीडेंट होता और मैं तो मर ही जाता शायद। फिर कालू कौवा नदी से बाहर निकलकर उस ऑटो के पास आता है। अरे अरे बाप रे कालू, ये तूने क्या कर दिया? भाई का ऑटो तो तूने बुरी तरह से तोड़ फोड़ दिया। हाँ हाँ, अच्छे से ध्यान रखना, अगर मेरे ऑटो को एक भी खरोच आई तो तुम तो मुझे जानते हो, मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। गौरी कौवी के भाई के बारे में सोच सोचकर कालू कौवा बड़ा ही परेशान हो रहा था। तभी उसे सामने रानू चिड़िया के घर के बाहर खड़ा उसका ऑटो नजर आता है। अरे वाह, ये ऑटो तो बिल्कुल भाई के ऑटो जैसा है। कालू, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो तुझे इस ऑटो को चुराना ही पड़ेगा। परंतु यार, इस ऑटो को मैं चलाकर अपने घर तक कैसे लेकर जाऊंगा? अगर दोबारा मैंने कहीं ठोक दिया तो? नहीं, धक्का मारकर ही ले जाता हूँ। कालू कौवा फिर रानू चिड़िया के ऑटो के पास आता है और उसे धक्का मार मार कर वहाँ से ले जाता है। कुछ देर बाद जब रानू चिड़िया अपने ऑटो पर कहीं जाने का सोचती है
तो वो ऑटो चोरी हुआ देख काफी परेशान हो जाती है। मेरा ऑटो कहाँ पर चला गया? मैंने तो यहीं पर अपना ऑटो खड़ा किया था। मम्मा, कहीं हमारा ऑटो किसी ने चुरा तो नहीं लिया? पर गुड़िया बेटा, मेरे ऑटो का ब्रेक तो बिल्कुल ही खराब था। जो भी उसे चुरा कर लेकर गया होगा उसका जरूर एक्सीडेंट होगा। हाँ मम्मा, उसका एक्सीडेंट होगा तभी उसे अपनी गलती की सजा मिलेगी। पर गुड़िया बेटे, हमारा ऑटो तो चोरी हो गया ना। कितनी मुश्किलों से पैसे जमा करके मैंने उसे खरीदा था। शाम हो जाती है और गौरी कवि का भाई अपना ऑटो लेने कालू कौवे के घर पर आ जाता है और वो रानो चिड़िया के ऑटो को अपना ऑटो समझकर वहाँ से ले जाता है। अरे, इसका ब्रेक क्यों नहीं लग रहा? अब मैं क्या करूँ? ऑटो की स्पीड काफी तेज थी परंतु ब्रेक नहीं लग रहा था। वो ऑटो भी तेजी में जाकर एक पहाड़ से जाकर टकरा जाता है और बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। क्या मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया? कौन हो आप कहाँ से बोल रहे हो? क्या हुआ गौरी जी, क्या हुआ? भाई को क्या हुआ? गौरी कवि जल्दी से कालू कौवे को लेकर हॉस्पिटल जाती है। गौरी कवि का भाई तो उधर बेचारा पट्टियों में बंधा हुआ था। भाई कैसे हुआ ये सब? आपने तो नया ऑटो लिया था। गौरी मेरी बहन, मैं जान गया हूँ। कालू कौवे ने चालाकी की है, मेरा ऑटो चुरा लिया और मुझे खराब ऑटो दे दिया। मैंने देखा है उस ऑटो की नंबर प्लेट चेंज है, मतलब वो ऑटो मेरा नहीं है। मैं एक बार ठीक हो जाऊं कालू कौवे, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा मैं। भाई माफ कर दो मुझे, गलती हो गई मुझसे। मैं आपका ऑटो बहुत तेजी में चला रहा था कि अचानक एक पेड़ आया और मैं टकरा गया उससे, और फिर मैंने बड़ी चालाकी से रानो चिड़िया का ऑटो अपने घर के बाहर लाकर खड़ा कर दिया। भाई मुझे माफ कर दो। क्या इसका मतलब मेरे भाई का एक्सीडेंट आपकी वजह से हुआ है? भाई को एक बार ठीक हो जाने दो, फिर मैं बताऊंगी। आपकी तो खैर नहीं। कालू कौवे की पोल पट्टी सबके सामने खुल गई थी। अब कालू कौवे को इसी बात का डर था कि कब गौरी कवि का भाई ठीक होगा और कब उसकी शामत आएगी। प्यारे दोस्तों, अगर आप सबको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। पापा, ओ पापा, बहुत मजा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है। अरे वाह कालू जी, हमारा बेटा झूले पर बैठकर कितना खुश है। आपने अच्छा किया जो ये झूला बना दिया। जग्गू बेटा, झूलते रहो, अब सारा दिन इस झूले पर मजे से झूलते रहो। जंगल के बाकी पक्षी भी जग्गू कौवे का झूला देखते हैं। अरे सुनो तोते, देखो तो जरा, जग्गू कौवे को कितना मजा आ रहा होगा ना उसे झूले पर। हाँ कुक्कू, काश हम भी उस झूले पर बैठ सकते। हाँ तो इसमें क्या है छोटे तोते, चलो हम जग्गू कौवे से बात करते हैं कि वो हमें थोड़ी देर झूला झूलने दे। फिर वो दोनों झूला झूलने के लिए जग्गू कौवे के पास आते हैं। जग्गू, कितना मजा आ रहा होगा ना तुम्हें झूला झूलकर? हाँ कुक्कू, मुझे तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। जग्गू, हमें भी झूला झूलना है, हमें भी थोड़ी देर झूले पर बैठने दो ना। सुनो तोते, ये झूला मेरे पापा ने मेरे लिए बनाया है। इस झूले पर तो मैं ही झूला झूलूंगा और किसी को नहीं बैठने दूंगा। जग्गू यार, थोड़ी देर, बस थोड़ी देर हमें झूला झूलने दो, फिर हम खुद ही चले जाएंगे। तभी गौरी कवि वहाँ पर आ जाती है। ओए चलो चलो, भागो यहाँ से बच्चों, मेरे जग्गू को परेशान मत करो। गौरी कवि कुक्कू और तोते को वहाँ से भगा देती है। फिर अगले ही दिन नन्ही बुलबुल
जग्गू कौवे का झूला देखकर उसके पास आ जाती है और उसे झूला झूलने की जिद करती है। नहीं नहीं बुलबुल, मुझे बहुत मजा आ रहा है, मैं नहीं दूंगा ये झूला। चलो चलो बुलबुल बेटा, जाओ यहाँ से, कोई झूला वूला नहीं मिलेगा। बेचारी बुलबुल उदास होकर वहाँ से चली जाती है। बुलबुल के जाते ही एक छोटा कबूतर वहाँ पर आता है और वो भी झूला झूलने की जिद करता है। अरे तुम्हें दिख नहीं रहा, ये झूला सिर्फ मैंने अपने बेटे के लिए बनाया है, तुम सब पक्षियों के लिए नहीं। चलो निकलो यहाँ से, वरना एक लगाऊंगा। इस तरह से कालू कौवा कबूतर के बच्चे को भी डांटकर वहाँ से भगा देता है। तभी जग्गू को उसके मामा आते हुए दिखाई देते हैं। अरे वाह, मेरे मामा आ गए। अरे वाह भैया, आज अचानक आप हमारे जंगल में। अरे मैं तो जग्गू को लेने आया हूँ, बहुत याद आ रही थी मुझे इसकी। मामा जी मैं तैयार हूँ, मैं चलूँगा आपके साथ आपके घर। बेटा जग्गू, अपने मामा को परेशान मत करना, वरना पता है ना फिर वो मुझे परेशान करेंगे। गौरी कौवी का भाई जग्गू कौवी को लेकर अपने घर चला जाता है। अरे कालू जी देखो तो जरा, कुछ देर पहले ही इस झूले पर मेरा जग्गू बेटा बैठा था और ये अब कितना खाली हो गया है। खाली झूले को देखकर कालू कौवे को उन छोटे छोटे जंगल के पक्षियों की याद आती है। अरे सुनो सारे छोटे छोटे पक्षियों, आप सब कहाँ हो, मुझे आपसे बात करनी है। कालू कौवे की आवाज सुनकर सारे छोटे छोटे पक्षी कालू कौवे के पास आते हैं। बच्चों आप सब अब खुश हो जाओ, क्योंकि इस झूले पर बैठकर अब आप सब झूला झूल सकते हो। क्या कालू अंकल आप बहुत अच्छे हो, पहला नंबर मेरा है, पहले मैं झूला झूलूंगा। हाँ, लेकिन पूरी बात तो सुन लो मेरी। कुकू बेटा, ये झूला फ्री का नहीं बल्कि पूरे 100 रुपए देने होंगे मुझे। सारे छोटे पक्षियों को हर कीमत पर झूला झूलना था, वो इसके लिए कुछ भी कर सकते थे। वो सारे पक्षी अपने अपने घरों की ओर पैसे लेने जाते हैं। मम्मा मुझे 100 रुपए दे दो, मुझे झूला झूलना है। 100 रुपए? हाय रे, कितना महंगा झूला। क्या करूं मम्मा, कालू अंकल है ना कि पैसे कम ही नहीं कर रहे, मुझे तो झूला झूलना है बस। हाँ बाबा, देती हूँ पैसे। अच्छा ये लो तुम्हारे 100 रुपए। झूला झूलने की खुशी में कुकू 100 रुपए लेकर जल्दी से झूले के पास जाता है। कुकू वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि सारे पक्षी ने 100 रुपए लाकर कालू कौवे को दे दिए। फिर बारी बारी से सारे बच्चे पूरा दिन झूला झूलते हैं। इस तरह दिन बीतता जाता है और अगली सुबह सारे बच्चे फिर से कालू कौवे को 100 रुपए लाकर देते हैं और झूला झूलते हैं। ऐसे कालू कौवे का तो धंधा ही चल पड़ा था। झूले की वजह से तो बच्चे बहुत ज्यादा जिद्दी हो गए थे। वो हर रोज ही झूला झूलने की जिद करते और 100 रुपए मांगते थे। कुकू तुम्हें नहीं पता, लेकिन वो कालू तुम्हें बहुत महंगा झूला झुला रहा है। मैं भला रोजाना तुम्हें 100 रुपए कहाँ से लाऊंगी बेटा। मम्मा मुझे चाहिए, बस मुझे पैसे चाहिए। सबके मम्मी पापा उन्हें पैसे देते हैं, बस आप ही नहीं दे रही हो मुझे। अच्छा ये लो पैसे और जाओ जाकर झूला झूलो। पैसे लेकर कुक्कू खुशी खुशी झूला झूलने चला जाता है। ये बच्चे तो नहीं समझेंगे, लेकिन मैं गरीब चिड़िया रोजाना 100 रुपए बर्बाद नहीं कर सकती। फिर मामा चिड़िया कालू कौवे के पास उसे बात करने जाती है। कालू भैया, झूले के पैसे थोड़े कम कर दो। कुक्कू रोज रोज मुझसे 100 रुपए मांगता है, मैं गरीब चिड़िया इतने पैसे रोज रोज कहाँ से लाऊंगी। कह दिया ना रानो चिड़िया एक बार, झूले के पैसे बिल्कुल कम नहीं होंगे। मेरा झूला मेरी मर्जी, मैं जितने भी पैसे लूँ। अच्छा तो ठीक है कालू भैया, मेरा कुक्कू कल से तुम्हारा झूला झूलने नहीं आएगा। ऐसा कहकर मामा चिड़िया चले जाती है और फिर जंगल में जाकर वो लकड़ियाँ काटकर कुछ बनाने लगती है। बहुत मेहनत करने के बाद मामा चिड़िया कालू कौवे से भी अच्छा
झूला बना देती है। कुक्कू भी नया झूला देखकर बहुत ही खुश होता है। अब तो कुक्कू सारा सारा दिन अपने झूले पर बैठकर झूला झूलता था। देखो, इस रानू चिड़िया ने अपना नया झूला बना लिया। अब इस झूले को देखकर जंगल के बाकी के पक्षी भी अपने लिए नया झूला बना लेंगे और मेरा सारा धंधा चौपट हो जाएगा। हाँ कालू जी, मुझे भी ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मैं तो ये कहती हूँ कि हमें इस रानू चिड़िया के झूले को आग लगाकर जला देना चाहिए। हाँ गौरी जी, आपने तो बिल्कुल ठीक कहा। हम आज ही रात को जाकर रानू चिड़िया के झूले को जला देंगे। थोड़ी ही देर बाद रात हो जाती है। जग्गू कौवा अपने मामा के साथ अपने जंगल वापस आ जाता है। मामा जी, आप चले जाओ अपने जंगल, मैं यहाँ से चला जाऊंगा अपने घर। ठीक है जग्गू बेटा, मैं चलता हूँ, लेकिन तुम सीधे घर पर ही जाना। जग्गू का मामा फिर से अपने जंगल चला जाता है। तभी जग्गू कौवे की नजर रानू चिड़िया के झूले पर पड़ती है। अरे वाह, एक और नया झूला। वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर झूला झूल लेता हूँ, मजा आ जाएगा। जग्गू कौवा रानू चिड़िया के झूले पर बैठकर मजे से झूला झूल रहा था। रानू चिड़िया भी अपने घर से ये सब देख रही थी। झूलने तो झूला, बेचारा थक गया होगा। जग्गू कौवा तो झूला झूलते झूलते ही झूले पर ही सो जाता है। चलो गौरी जी, आओ जल्दी से आओ और ये जलती हुई मशाल रानू चिड़िया के झूले पर फेंक आओ। गौरी कौवे उड़ते हुए झूले के पास आती है और जल्दी से मशाल को फेंककर वहाँ से भाग जाती है। वो दोनों तो झूले को जलता हुआ देखकर बहुत ही खुश हो रहे थे, पर उन्हें नहीं पता था कि रानू चिड़िया की झूले पर उनका बेटा जग्गू कौवा सो रहा था। मामा चिड़िया ये सब देख लेती है और जल्दी से झूले के पास आती है और वो जल्दी से झूले पर पानी डालती है, जिससे आग बुझ जाती है और जग्गू कौवा बच जाता है। ये सब देखकर कालू कौवा और गौरी कौवी भी झूले के पास आते हैं और रानू चिड़िया से कहते हैं, चिड़िया तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप समय पर नहीं आती तो हमारा बेटा जग्गू मर ही जाता। इस तरह से कालू कौवा और गौरी कौवी को अपनी गलती का एहसास होता है। फिर कालू कौवा सारे छोटे पक्षियों को फ्री में झूला झुलाता है। सुंदरवन के जंगल में आकाश नाम का चिड़ा अपनी पत्नी रानो, बेटी गुड़िया और बेटे कुकू के साथ रहता था। आकाश चिड़े का अपना एक मटर का खेत था। उसके खेत में मटर बड़े ही मीठे हुआ करते थे, जो पूरे जंगल में सबको बड़े ही पसंद आते थे। सभी पक्षी उसी की मटर खरीदना पसंद करते थे। एक रोज, इस बार फसल बहुत ही अच्छी हुई है, इस बार अच्छी कमाई होगी तो मैं अपने पूरे घर की मरम्मत कराऊंगा और घर में नया बिस्तर भी लाऊंगा, ताकि रानो तुम्हें इस टूटे घोंसले पर ना सोना पड़े। भगवान करे आपका काम यूं ही चलता रहे और आप खूब तरक्की करें और हम अपने बच्चों का प्राइवेट स्कूल में दाखिला करवा सकें। सच कहा तुमने, बस थोड़ा पैसा और कमा लूं तो मैं एक बड़ा सा खेत खरीद लूंगा, फिर उसमें मटर की खेती और बढ़ा दूंगा, फिर अपनी मटर की फसल शहर में जाकर बेचूंगा। अच्छा, आज मुझे मटर की कटाई भी तो करनी है, तो मैं चलता हूँ रानो। आज तो काफी सारी कटाई करनी है, तो मैं भी आपके साथ खेत पर चलती हूँ। आकाश और रानो खेत चले जाते हैं। उसके खेत के बगल में ही उनके पड़ोसी कालू कौवे का भी खेत था, लेकिन उसके खेत में मटर की फसल बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, जिस कारण वो आकाश चिड़े का खेत देखकर उससे जलता था। हम दोनों का खेत तो आसपास ही है, फिर इसके खेत की फसल इतनी अच्छी और मेरी इतनी खराब, जरूर इसी ने कुछ उल्टा सीधा किया होगा मेरे खेत के साथ, तभी मेरे खेत की फसल इतनी अच्छी नहीं हुई। कालू मन ही मन ये सब सोच रहा था। तभी वो देखता है कि आकाश के पास एक व्यापारी पक्षी आता है। आकाश, इस बार तुम्हारे खेत की फसल तो बड़ी अच्छी हुई है,
इस बार मुझे 100 किलो मटर चाहिए। अगर तुमने किसी और को कहीं बेचा है तो उसमें से 100 किलो तुम मुझे दे दो। ठीक है साहब, वैसे भी इस बार मेरे खेत में पूरे 250 किलो की मटर की खेती हुई है। ये कहकर सेठ वहाँ से जाने लगता है। तभी कालू सेठ से कहता है, सेठ जी जरा मेरे खेत की फसल के मटर भी लीजिए। अच्छा, पहले टेस्ट तो करवा अपने मटर। जी ये लीजिए। कालू कौवा उसे मटर खाने को देता है, लेकिन जैसे ही सेठ उस मटर को चखता है तो बुरा सा मुंह बनाते हुए कहता है, माफ करना, लेकिन मैं तुमसे ये मटर नहीं खरीद सकता। ये तो बड़े ही बेस्वाद हैं। इसे तो मुझसे कोई भी ग्राहक नहीं खरीदेगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी कालू आकाश चिड़े से, तुम्हारे ही कारण मेरे फसल की बिक्री नहीं हो पाई। हम दोनों के खेत आसपास हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे खेत की फसल अच्छी नहीं होती। इसका मतलब तूने जरूर मेरे खेत की फसल खराब करने के लिए कुछ डाला है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ऐसा क्यों करूँगा और मैं ऐसा क्यों चाहूँगा? बस अब ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूँ तुमने ही कुछ किया है ताकि मेरे खेत की फसल खराब हो जाए और सब तुमसे ही मटर खरीदें। मैं कुछ कह नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलते जाओगे। मैंने हमेशा पूरी ईमानदारी से अपना काम किया है। ना तो मैंने कभी किसी का बुरा किया है और ना ही मैं कभी किसी का बुरा सोच सकता हूँ। कालू भाई, आप जो भी सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। इसके अलावा हमें अपनी सफाई के बारे में कुछ भी नहीं कहना। हम जानते हैं आप परेशान हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें कुछ भी बोलेंगे। आकाश जी, चलिए यहाँ से। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। कालू की बात सुनकर उन दोनों को बहुत बुरा लगता है। 3 दिन बाद आकाश सेठ जी को 100 किलो मटर बेच देता है, जिसके उसको अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। अभी भी उसके पास खेत के लगभग 150 किलो मटर बच जाते हैं। जब सेठ जी के खरीदे हुए मटर ग्राहकों ने खरीदे तो वो मटर ग्राहकों को बड़े ही पसंद आए, तो बाकी ठेकेदारों ने भी आकाश चिड़े की बची हुई मटर खरीदने का ऑर्डर दे दिया। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। पता है रानो, हमारे सारे मटर बिक गए। हमारी बची हुई मटर बिकने के भी ऑर्डर आ गए। अब मैं सोच रहा हूँ कि बाकी मटर बिकने के बाद मेरे पास जब सारे पैसे आएंगे तो उनमें से मैं कुछ पैसे कालू भाई साहब को दे दूंगा, ताकि वो फिर से अपनी फसल उगा सके। इस बार उन्हें फसल में काफी नुकसान हुआ है, तो उनके काम आ जाएंगे। लेकिन वो तो आपको ही अपने फसल खराब होने का जिम्मेदार मानते हैं। उन्होंने आपको कितना बुरा भला कहा, उसके बाद भी आप उनकी मदद करना चाहते हैं। काश वो आपके मन के भावों को समझ पाते। भले ही वो हमारे बारे में कुछ भी सोचे रानो, लेकिन है तो वो हमारे पड़ोसी ही ना, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। जहाँ आकाश चिड़ा कालू के बारे में इतना सोच रहा था, वहीं कालू के मन में तो उसके खिलाफ गुस्सा पनप रहा था। उस आकाश को बड़ा घमंड है ना खुद पर, अब मैं उसका घमंड चूर चूर कर दूंगा। लेकिन कालू जी, हम ऐसा कैसे करेंगे? गौरी जी, मैं उसकी सारी फसल खराब कर दूंगा। वो कैसे कालू जी? फिर कालू कौवा गौरी को अपनी पूरी योजना बताता है। फिर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और फिर कुछ देर बाद रात हो जाती है। जंगल में सभी पक्षियों के सोने के बाद आधी रात को कालू कौवा आकाश चिड़े के उस गोदाम में जाता है और वहाँ आग लगा देता है। अब आएगा मजा, हा 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 हा। अगली सुबह जब आकाश गोदाम में जाता है तो देखता है कि गोदाम में रखी उसकी सारी फसल जल चुकी होती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। मेरी फसल, मैं बर्बाद हो गया। मेरी साल भर की मेहनत, मेरी पूंजी सब खराब हो गई। अब मैं क्या करूं?
कुछ देर बाद आकाश अपने घर लौट आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी पत्नी उसे समझा बुझाकर किसी तरह शांत करती है। आप हिम्मत मत हारिए जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम फिर से मेहनत करेंगे। हाँ पापा, आप परेशान मत हो, भगवान जी है ना, वो सब ठीक कर देंगे। मेरी बच्ची। अगले दिन आकाश चिड़ा फिर से अपने खेत पर मटर के बीज बोने जाता है तो देखता है कि उसका खेत हरे भरे मटर की फसल से लहला रहा है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। ये कैसे हो सकता है? मेरे खेत में मटर की हरी भरी फसल कैसे हो गई? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा ना? नहीं, ये कोई सपना नहीं है आकाश चिड़े, ये हकीकत है। जरा यहाँ तो देख आकाश चिड़े, मैं हूँ जादुई मटर। आकाश चिड़ा जब उस तरफ देखता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके सामने एक जादुई बोलने वाली मटर खड़ी थी, जिसके 2 छोटे छोटे हाथ पैर और 2 आंखें भी थी। अरे तुम कैसी मटर हो जिसके हाथ पैर भी हैं? मैं एक जादुई मटर हूँ और यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ सब्जियों के लोभ से। कुछ समय पहले मैं तुम्हें देख रही थी। तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हें कितना गलत कहा, लेकिन फिर भी उल्टा तुमने उसकी मदद के बारे में सोचा। लेकिन जब उसने अपनी जलन के चलते तुम्हारी फसल में आग लगा दी तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं तुम जैसे नेक इंसान को इस तरह मुसीबत में नहीं देख सकती, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने चली आई। तो ये आग कालू भैया ने लगाई। कोई बात नहीं हरी मटर, मैं चाहता हूँ जैसे तुमने मेरे खेत को हरा भरा कर दिया, ऐसे ही तुम उनके खेत को भी हरा भरा कर दो। ये कहकर तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया। अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे कहने पर उसके खेत में भी हरे भरे मटर की जादुई फसल की पैदावार कर देती हूँ। पीछे खड़े कालू और गौरी ये सब सुन रहे थे और उन्हें अपनी करनी पर बड़ा ही पछतावा था। वो आकाश चिड़े के पैरों में गिड़गिड़ाकर उससे माफी मांगते हैं। मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त, मैंने तेरे साथ कितना गलत किया, लेकिन फिर भी तू बहुत ही नेक दिल पक्षी है रे। आकाश चिड़े ने उसे माफ कर दिया और उसे गले से लगा लिया। उस दिन के बाद से कभी आकाश की जादुई मटर की फसल खत्म नहीं हुई और उसके मटर पहले से भी ज्यादा टेस्टी हो गई, जिससे उसकी बिक्री अब कई गुना बढ़ गई। अब उसने बड़ा सा घर बना लिया, साथ ही अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ने डाल दिया। चिड़िया के 2 बेटियां थी, एक का नाम गुड़िया और दूसरी का नाम था रिंकी। गुड़िया बहुत अच्छी, समझदार और संस्कारी थी, जबकि रिंकी बहुत नकचड़ी और बदतमीज थी। वो तो अपनी माँ का कोई भी कहना ना मानती थी। रिंकी और गुड़िया बेटी, चलो मेरे साथ, आज मैं आपको सिखाऊंगी कि सूखी लकड़ियाँ कहाँ से ढूंढते हैं। मम्मा, आप गुड़िया को साथ ले जाएं, मैं तो अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। ऐसा कहते हुए रिंकी वहाँ से चली जाती है। मम्मा, ये रिंकी भी ना कुछ ज्यादा ही बिगड़ती जा रही है। मैं भी इसकी वजह से बहुत परेशान हूँ। गुड़िया बेटी, ये तो माँ का घर है, अपने ससुराल में जाकर ना जाने ये क्या करेगी। गुड़िया और उसकी मम्मा जंगल में सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही थी कि गौरी कौवी वहाँ आ जाती है। चिड़िया, तुम्हारी बेटी रिंकी के लिए मैंने एक रिश्ता देखा है। लड़का पक्षी गांव वाले जंगल में रहता है, बहुत मेहनती और ईमानदार है। वो रिंकी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। गौरी बहन, बहुत अच्छा किया। मैं तो अपनी बेटियों की शादी की वजह से बहुत परेशान रहती हूँ। बस दोनों की शादी अच्छे घर पर हो जाए, मुझे तो यही चिंता सताए रहती है। अगर तुम कहो तो मैं कल लड़के पक्षी की माँ को ले आऊं तुम्हारे घर। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप उन्हें ले आना, मैं रिंकी को भी बता दूंगी। भूरी, क्या तुम्हारा घर इस पेड़ से भी बड़ा है? बहुत बहुत बड़ा घर है, पूरे शहर में सबसे बड़ा मेरा घर है। तुम वहाँ रानी बनकर रहोगी, रानी।
मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं उड़कर शहर वाले जंगल पहुंच जाऊं। मैं तुम्हें अपनी हवाई मोटर में बिठाकर पूरे शहर की सैर करवाऊंगा, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। अच्छा, अब मैं जाती हूँ, माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। रिंकी घर जाती है। इतनी देर तक तुम कहाँ थी? तुम माँ हो मेरी, जो पूछ रही हो आई बड़ी। रिंकी, तुम इससे बात करो, गुड़िया सुबह से मेरे साथ काम करवा रही है और तुम हो कि सारा दिन आवारागर्दी करती रहती हो। और सुन लो, कल तैयार हो जाना, लड़की वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं। मुझसे पूछा ही नहीं और मेरी शादी की बात चल रही है। वो लड़का गांव वाले जंगल में रहता है और बहुत मेहनती है, गौरी आंटी ने बताया है। तो फिर तुम ही कर लेना उससे शादी। मैं तो शहर वाले जंगल में करूंगी शादी, किसी अमीर पक्षी से जो मेरा ख्याल रखे, मुझे शहर घुमाए। रिंकी, पागल हो गई हो क्या? मगर रिंकी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन गौरी कौवे लड़के पक्षी की माँ को लेकर आ जाती है। रिंकी बेटी, मान जाओ, लड़के पक्षी की माँ तुम्हें बुला रही है, वो देखने आई है तुम्हें। नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, मैं ये शादी नहीं करूँगी, मैं तो शहर वाले जंगल में ही शादी करूँगी। रिंकी की माँ रोते हुए गौरी कौवे के पास जाती है। गौरी बहन, इधर आकर मेरी बात सुनो। गौरी, लड़की चिड़िया कहाँ है? वो आ रही है अभी। मामा चिड़िया गौरी कौवे को एक तरफ ले जाती है। गौरी मीना नहीं मान रही, वो गांव वाले जंगल में शादी नहीं करना चाहती। मैंने बहुत समझाया है, वो मेरी एक नहीं सुनती है। रानो, ये परिवार बहुत अच्छा है, बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं वो सब। मेरी मानो तो तुम गुड़िया की शादी कर दो, गुड़िया भी तो जवान है। गुड़िया बेटी ये सब सुन रही थी। गुड़िया की मम्मा गुड़िया की तरफ देखती है और गुड़िया अपनी नजरें झुका लेती है। गुड़िया बेटी, आपकी मम्मा आपके लिए अच्छा ही सोचेगी। आपकी क्या इच्छा है? मम्मा, जैसे आपकी मर्जी, मुझे कोई एतराज नहीं है। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया को अपने साथ ले जाती है। हाँ, इसे तो देखते ही वो बुढ़िया भाग जाएगी यहाँ से। जीती रहो, ये चिड़िया तो मुझे बहुत अच्छी लगी है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। फिर दूसरे दिन वो चिड़ा गुड़िया को बिहाकर गांव वाले जंगल में ले जाता है। जंगल के एक तरफ झरने के पास गुड़िया का नया घर था। ये झरना बहुत पुराना है। जब मैं छोटा सा था तो मैं सारा दिन यहाँ बैठा रहता था। जब मैं छोटी थी तो मैं एक बार ये झरना देखने अपनी मम्मा के साथ आई थी। अब आप घर जाइए, मैं आपके लिए फल लेकर आता हूँ। गुड़िया का पति गुड़िया का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। गुड़िया अपने नए घर में बहुत खुश थी। बेटी, जब आपको अपनी मम्मा की याद आए तो मुझे बता देना, मैं आपको मिलवा लाऊंगी। माँ जी, आपके होते हुए मुझे मम्मा की याद आती ही नहीं। आप भी तो मुझे मम्मा की तरह ही प्यार करती हैं। रिंकी, जो शहर वाले जंगल में शादी करना चाहती थी, वो पूरे चिड़े से पसंद की शादी कर लेती है। माँ, मुझे माफ करना, मैंने पूरे चिड़े से शादी कर ली है। अब इसे दूल्हा बनाकर यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है मेरी, उसे भी मिट्टी में मिलाना चाहती हो? जाओ यहाँ से। चलो रिंकी, मुझे रोना धोना पसंद नहीं है। रिंकी पूरे के साथ चली जाती है। सारा जंगल गुजरकर एक वीराना था, जहाँ ना कोई पेड़ था और ना कोई पक्षी। एक सूखे पेड़ पर भूरे का टूटा हुआ घोंसला था, जहाँ वो रिंकी को लेकर जाता है। भूरे, तुमने तो कहा था कि तुम शहर वाले जंगल में रहते हो। हाँ, पहले रहता था, मगर मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया। हवाई मोटर भी छीन ली और मुझे घर से भी निकाल दिया। तो क्या मैं यहाँ रहूंगी? मुझे बहुत अच्छी नींद आती है इस घोंसले में। जरा लेट कर तो देखो, मजा आ जाएगा। नर्म है ये घोंसला। रिंकी के सारे सपने चकनाचूर हो चुके थे और वो थोड़ी दूर एक झाड़ी के पास बैठकर रोने लग जाती है। हा। रिंकी, चुप कर जाओ। मुझे मालूम है तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लगा, मगर अब तुम मेरी पत्नी हो। जहाँ मैं वहीं तुम रहोगी। 1-2 दिन में दिल लग जाएगा तुम्हारा भी यहाँ।
फिर रिंकी एक लंबी सांस लेती है और अपनी माँ की बातें याद करने लगती है, मगर गया समय लौटकर आने वाला नहीं था। रिंकी ने जो फैसला किया था उस पर अब वो बहुत पछता रही